नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, सीएफओ और रिसर्च हेड अजय एस्ट्रो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज .com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 6 दिसंबर सन 2023। आज के इस एपिसोड के अंदर हम भारतीय शेयर बाज़ारों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आपको याद होगा हमने हमारे पिछले एपिसोड से लगातार भारतीय शेयर बाज़ार के अंदर तेज़ी की ही बात कही है और हाल ही में जब मार्केट्स के अंदर एक गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा था, तब भी हमने आपसे कहा था कि ये एक अच्छा मौका है क्वालिटी स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का और मीडियम और लॉन्ग टर्म अवधि के अंदर बाज़ारों का रुख पॉजिटिव ही है। और पिछले हफ्ते हमने यही देखने को भी मिला, बाज़ारों के अंदर एक तरफा तेज़ी, स्पेशली लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी हो, उनमें एक तरफा तेज़ी देखने को मिली और दोनों ने ही ऑल टाइम हाइज़ को क्रॉस करके नए हाइज़ लगाए। अब आगे क्या गतिविधियां होने की संभावना है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आज के इस एपिसोड के अंदर हम मुख्यतः लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के ऊपर नज़र डालेंगे और इंडिया की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए हमें किन स्टॉक्स के ऊपर, किन सेक्टर के ऊपर नज़र रखनी चाहिए आगे आने वाले लगभग 2 से 3 सालों के लिए, 5 सालों के लिए, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि संडे को यानी कि 3 दिसंबर 2023 को 4 स्टेट्स के इलेक्शन के रिजल्ट घोषित हुए थे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, जिसमें 3 स्टेट्स के अंदर एक अच्छी मेजॉरिटी के साथ में बीजेपी ने सरकार बनाई है और स्पेशली राजस्थान और मध्य प्रदेश काफ़ी निर्णायक स्टेट्स माने जा रहे हैं, क्योंकि अगले 6 महीने के अंदर अंदर ही सेंट्रल यानी कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन भी शेड्यूल्ड है और फिलहाल इन स्टेट्स के अंदर बीजेपी आने का यही इशारा कर रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी बीजेपी की मेजॉरिटी आने की पूरी संभावना है और जो पहले जो संभावनाएं थी उसके अंदर अब एक सिग्निफिकेंट अमाउंट के अंदर इजाफा हो गया है। और अब हमें इसका क्या प्रभाव भारतीय शेयर बाज़ार पर पड़ सकता है, ये हम बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा इकोनॉमिक नंबर्स के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। हाल ही में इंडिया के जीडीपी डाटा घोषित हुए थे, जो कि एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छे साबित हुए। लगभग 7.6% की ग्रोथ रेट के साथ में जीडीपी की ग्रोथ रेट देखने को मिली और जो एक्सपेक्टेशंस थी वो 6.8% की थी। और यदि हम फ़िलहाल पूरे विश्व के मेजर इकोनॉमीज़ को देखें और टॉप इकोनॉमीज़ को देखें तो उनके अंदर इंडिया की सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट दिखाई दे रही है और इन्फ्लेशन भी इंडिया के अंदर कंट्रोल्ड है। और रही बात पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, वो भी अब दिखाई देते हुए नज़र आ रही है। तो ऐसे में इंडिया यानी कि भारत फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए एक काफ़ी आकर्षक बाज़ार बन गया है और आगे आने वाले दिनों के अंदर भी इसके अंदर इजाफा होएगा। और इसी के साथ ही जियोपॉलिटिकल रिलेशंस के अंदर भी इंडिया यानी कि भारत का स्टांस अभी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, जहाँ फ़िलहाल पूरा वर्ल्ड 2 हिस्सों में बंटकर अलग अलग देशों के अंदर लड़ाई का माहौल छिड़ा हुआ है। वहाँ पे इंडिया अपना न्यूट्रल रुख रख कर दोनों ही खेमों के साथ मिलकर अपनी इकोनॉमी को, अपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बरकरार रखे हुए हैं। चाहे इंडिया के रिलेशंस रशिया से हो या फिर इजराइल से या फिर यूएस से या फिर अदर यूरोपियन कंट्रीज से, वो सभी एक अच्छे रिलेशंस फ़िलहाल मेंटेन्ड है। और हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना से भी फ़िलहाल इंडिया के रिलेशंस अभी स्टेबल दिखाई दे रहे हैं। अब इन सब के प्रभाव भारतीय शेयर बाज़ारों के ऊपर क्या पड़ सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी ये शो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए अब संक्षिप्त के अंदर हम प्रयास करेंगे आपको हमारा एनालिसिस देने का। दोस्तों, यदि हम हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अभी तक के टेन्योर को ध्यान से देखें तो हम ये देख सकते हैं जो मौजूदा सरकार है वो डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल ट्रांजैक्शंस के अंदर काफ़ी जोर दे रहे हैं। चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो या फिर हाल ही में हुए 2000 रुपये के नोटों की बदली हो या फिर डिजिटल करेंसी को लेके आना हो, और चाहे वो यूपीआई
को लेके आना हो या फिर रुपे कार्ड को लेके आना हो, ये सभी चीज़ें दर्शाती है कि हमारी मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट डिजिटल पेमेंट, डिजिटल करेंसी, डिजिटल ट्रांजैक्शंस के ऊपर काफ़ी महत्व दे रही है। जिसका कारण ये भी है जैसे ही हमारा ट्रांजैक्शंस डिजिटल होते हैं तो उनको छुपा पाना असंभव हो जाता है और हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड सिस्टम के अंदर होता है। तो जो ब्लैक मनी का इनफ्लो और आउटफ्लो है जो कैश से होता है उसके अंदर काफ़ी हद तक लगाम लगती है और इसी के साथ ही इसका पूरा सकारात्मक प्रभाव बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर पड़ता है। जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस डिजिटली होंगे, बैंक्स के द्वारा होंगे, उतना ही फ़ायदा बैंकिंग सेक्टर के लिए होता है, क्योंकि जो भी फ़िलहाल अभी सिस्टम के अंदर कैश है वो धीरे धीरे बैंक्स के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट होते हैं, जिससे बैंक्स की लिक्विडिटी बढ़ती है और बैंकिंग सिस्टम के अंदर लिक्विडिटी का इजाफा होता है। तो यदि हम शॉर्ट में समझे तो मौजूदा गवर्नमेंट के कंटिन्यू होने से स्पेशली बैंकिंग सेक्टर को ज़रूर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और जैसा कि हमने हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में भी चर्चा की थी कि इंडियन इकोनॉमी ओवरऑल ग्रो एक अच्छे पेस पर कर रही है और लगातार एक अच्छे कीर्तिमान हासिल करते हुए दिखाई दे रही है, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी इंटरेस्ट इंडिया के अंदर बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि अगेन बैंकिंग सेक्टर के लिए एक अच्छा और सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि चाहे वो इन्वेस्ट किसी भी सेक्टर में करे लेकिन उस इन्वेस्टमेंट को बैंकिंग इंडस्ट्री के थ्रू ही वो ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। इसलिए ओवरऑल जब भी किसी देश की इकोनॉमी इम्प्रूव होती है तो स्पेशली बैंकिंग सेक्टर ऑटोमेटिकली उस देश का स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो दोस्तों, इस एपिसोड के अंदर हमने ट्राई किया है कि संक्षिप्त में शॉर्ट के अंदर हम अपनी बात रख पाए और उम्मीद है आपको हमारा ये शो पसंद भी आया होगा। आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर कुछ स्टॉक्स के ऊपर नज़र रख सकते हैं, जिनमें शामिल है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक जैसे शेयरों के ऊपर आप ज़रूर नज़र रख सकते हैं लंबी अवधि के लिए। तो दोस्तों, आप हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी जरूर ध्यान से पढ़ें कि सभी इन्फॉर्मेशन, रिसर्च और एनालिसिस केवल रिसर्च, ट्रेनिंग और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। किसी भी प्रकार की लाभ या हानि की जिम्मेदारी हमारे चैनल या विशेषज्ञ की नहीं होगी। और यदि आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और अपने स्वयं के विवेक को जरूर इस्तेमाल करें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए जस्ट मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।